हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th अकाउंट की बुक सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और बच्चों, ये जो बुक है ये 20 मार्क्स की आती है। ठीक है, इसमें 3 चैप्टर हैं। ये 3 चैप्टर्स में डिवाइड हो रखा है। चैप्टर 8, 9 एंड 10। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत लेंथी है। इसमें 6-7 क्लासेस लग जाएंगी। तो बच्चों, आपसे मुझे एक छोटा सा प्रॉमिस लेना है कि आपको जो भी वीडियो की मैं लिंक भेजूंगा, आपने बहुत शांति से, बहुत ध्यान से समझना है हर एक वीडियो को। क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। हम नवंबर मिड में हैं और हमारे को ये चैप्टर्स जो है, ये बुक जो है, ये बहुत जल्दी ख़त्म करनी है। ठीक है, जो टाइम लगेगा वो तो टाइम लेंगे ही लेंगे, लेकिन हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 को, जो कि इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर्स जो 11 to 12 मार्क्स का आता है। और 11 to 12 को किस तरीके से ब्रेक किया जाता है वो है 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। एक छोटा आता है 3 मार्क्स का और एक एमसीक्यू का पूछा जाता है 1 मार्क्स में। तो इस तरीके से 11 से 12 मार्क्स का जो चैप्टर है ये बनता है। बाकी के जो 2 चैप्टर हैं 9 और 10, वो 7 से 8 मार्क्स का ही बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, तो इशू ऑफ शेयर्स, हमें इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है ये हमें ध्यान से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको समझने से पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूं क्लास 11th की, तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, जिसकी हमने अकाउंटिंग सीखी थी क्लास 11th के अंदर। इसका मतलब मेन क्या रोल था कि इसके अंदर 1 पर्सन इन्वॉल्व होता है प्रोप्राइटरशिप को चलाने के लिए। ये हमने 11th क्लास के अंदर बेसिक, या फिर मैं आपको कहूं कि 11th क्लास के अंदर हमने पहला स्टेज कंप्लीट किया था। अब हम क्लास 12th में, अगर मैं आपसे बात करूं क्लास 12th के अंदर हमने बुक फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने पार्टनरशिप के 4 चैप्टर हमने पढ़े थे। ठीक है, जिसके अंदर एडमिशन आता है, फिर उसके बाद रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, मतलब 4 कैटेगरीज थी। ठीक है, तो हमने इस पार्टनरशिप जो बुक नंबर फर्स्ट है उसको हमने बहुत ध्यान से पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो हमने पार्टनरशिप में क्या होती थी मेन बात, जहां पर 3, 4, 5, 10 बंदे तक मिलकर एक फर्म को चलाते थे मिलकर, तो उसको पार्टनरशिप फर्म कहा जाता था। अब इतने में ही बात खत्म नहीं हुई। मतलब कि कंपनी को ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी, मतलब एक फर्म को चलाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी। तो वो जो बुक नंबर 2 है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको नाम दिया गया कंपनी, यानी कि जब ज्यादा से ज्यादा लोगों की, एक व्यवसाय को चलाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, तो कंपनी बना ली जाती है। ठीक है,
कंपनी कितने तरीके की होती है, क्या होता है, ये सब हम सारी बातें हम समझेंगे थ्योरेटिकल। फिर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल ही इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले हमें थ्योरेटिकल समझ भी होनी चाहिए, ये बेसिक बातें हमारे को पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है इन सब बातों का। और आज जो हमको स्टार्ट करना है, जो कि हम 11th क्लास पास कर चुके हैं, 12th क्लास की बुक फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमारी बारी आ रही है बुक सेकंड को कंप्लीट करने की, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनी और चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर। ठीक है जी, तो हम कंपनी के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ फीचर्स देखेंगे, इसके फीचर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो पहला लिखेंगे, या लिखने से पहले मतलब लिखेंगे नहीं, आप सब कुछ यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे, ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं लिखेंगे। इसको मैं आपको एक ही लाइन में बता देता हूं कि जो एक कंपनी होती है उसकी एक खुद की अलग पहचान होती है, अलग लीगल एंटिटी होती है। यानी कि आ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग a legal entity separate from its shareholder। चलो अब इसको समझते हैं कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब हुआ। एक तो इसका आर्टिफिशियल पर्सन है, ये हमें समझ में आ गई। ठीक है, जो कि एकदम सेपरेट होती है शेयर होल्डर से। अब होता क्या है समझेंगे, जैसे कि सपोज इन केस ये एक कंपनी है और ये कंपनी जो है किसी ओनर के द्वारा रन की जा रही है। ठीक है, ओनर के द्वारा रन की जा रही है। अब हुआ क्या, कंपनी में बहुत घाटा होने लग गया, कंपनी में बहुत घाटा होने लग गया। अब कंपनी में घाटा होने लग गया तो एक वक्त ऐसा आया कि कंपनी को वाइंड अप करना पड़ गया, कंपनी को वाइंड अप करना पड़ गया। अब हुआ क्या, ओनरशिप सपोज इन केस विजय है। ठीक है, अब हुआ क्या, कंपनी जो है विजय की थी, लेकिन घाटा तो कंपनी को हुआ। अब जितना भी कुछ भी होगा, हालांकि ऐसा नहीं है कि विजय के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि विजय के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पहचान की बात करें, ये सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें, तो सबसे पहले हम कंपनी को देखेंगे। ठीक है, ओनर तो चलो आएगा, बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हम कंपनी को देखेंगे। अगर किसी कारणवश कंपनी दिवालिया घोषित या वाइंड अप हो जाती है, या कुछ खत्म हो जाती है, या डेथ, मतलब एक तरीके से डेथ इन द सेंस कि कंपनी खत्म हो जाती है, डेथ मैं ओनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर कंपनी की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये विजय जो है ये भी मर गया, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कंपनी जो है वो एक अपनी खुद की पहचान लेकर चलती है। जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की और बात करूं, रिलायंस कंपनी है, बहुत, अब तो खैर बहुत लोग जान गए होंगे, लेकिन अगर मैं कुछ टाइम पहले की बात करूं तो रिलायंस कंपनी किसकी है ये बहुत लोगों को नहीं पता था। हाँ, रिलायंस के मोबाइल हैं, या रिलायंस डिजिटल है, या रिलायंस बहुत हर जगह स्टोर हो चुके हैं अब, तो ये रिलायंस तो पता है, लेकिन रिलायंस का ओनर कौन है ये नहीं पता। तो रिलायंस एक अपनी खुद की एक पहचान है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर पकड़ा जाएगा तो रिलायंस को पकड़ा जाएगा। अब ओनर तो आएंगे ही आएंगे, वो बात की बात है, ऐसा नहीं है कि ओनर नहीं आएंगे, ओनर ही तो चला रहे हैं, लेकिन एक अलग से आर्टिफिशियल
पर्सन होगी कंपनी जिसको किसी के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। नेक्स्ट, सेकंड फीचर लिखेंगे परपीचुअल एग्जिस्टेंस। चलो जी, सपोज इन केस 3-4 ओनर हैं, किसी कंपनी को चला रहे हैं। इसमें से ये 2, जिनमें से एक डेथ हो गई एक की और एक रिटायर हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, इसके डेथ हो जाने से, इसके रिटायरमेंट होने से कंपनी को क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कुछ भी नहीं, 2 जने तो बचे हुए हैं, ये चलाएंगे, कंपनी को आगे लेकर जाएंगे। या हो सकता है कि ये 2 आगे चल के और कंपनी के डायरेक्टर को बना ले, यानी कि और चूज कर ले और किसी को ज्वाइन करवा ले, कुछ भी हो सकता है। तो परपीचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब मेंबर्स को कुछ भी हो जाए, कंपनी आगे चलती रहेगी फ्यूचर तक। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, तो इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, लिखो। लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर is limited to the value of shares subscribed। देखो बच्चों, अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडिया के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी ही कंपनियां ज्यादा चलती हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आगे और भी बताऊंगा, क्योंकि एक और टॉपिक आएगा तो मैं उसमें और अच्छे से समझाऊंगा। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, जो तय करी जाती है जब कंपनी बनती है। तो बात समझ में आ रही? फोर्थ पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। चलो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंपनी, जैसे कि कोई भी कंपनी का मतलब ऐसा नहीं है, लिखेंगे या देखेंगे, शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, बस एक कंपनी में छोड़कर, अगर वो कंपनी प्राइवेट हो तो। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, पब्लिक के अंदर आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, फीचर्स और भी बुक में दे रखे हैं, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। बाकी ये मेन ये जो 4 थे ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनीज। कंपनी कितने तरीके की होती है इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अनलिमिटेड कंपनी। देखो बच्चों, यहां पर वो पॉइंट आ गया जो मैं लिमिटेड लायबिलिटी में समझा रहा था। अब अनलिमिटेड कंपनी के बारे में हम पढ़ते हैं। अनलिमिटेड कंपनी मतलब पूरा लिखेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। तो इसके बारे में लिखो वेयर मेंबर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी
जहां पर जहां कंपनी पर मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहा जाता है। बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, प्रैक्टिकली नॉट इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया, ये इंडिया से बाहर ही एग्जिस्ट करता है, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। हमारे कंपनी रूल्स जो बनाए गए हैं उसके अंदर गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का ऑप्शन रखा ही नहीं है इंडिया के अंदर, तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है इंडिया के अंदर। तो इसके लिए कुछ हमारे को समझने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर समझना हो तो सिंपल सी बात है कि जहां पर मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब जब कभी नुकसान हो जाए तो उससे हम मन चाहा पैसा ले सकें लायबिलिटी के रूप में, तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सेकंड, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसके बारे में क्या है इसको समझेंगे। जहां पर लिखेंगे वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स is limited up to the amount of guarantee given। ठीक है जी। अब इसके बारे में समझते हैं। जब कंपनी को स्टार्ट करते हैं, एक कंपनी हमने बनाई, तो बच्चों जब हम कंपनी बनाते हैं तो आपने बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा होगा, एक MOA बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जहां पर कंपनी के मेंबर्स के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता हैगा। ठीक है, एड्रेस और उसका पूरा बायोडाटा लिखा जाता हैगा MOA के अंदर। वहां पर कंपनी बनते समय वहां पर मेंबर से पूछा जाता है कि भाई कल को कंपनी दिवालिया घोषित हो गई या वाइंड अप की कंडीशन में आ गई, तो जो लोगों का पैसा होगा वो चुकाना तो पड़ेगा। तो आप कितना सक्षम हैं उस वक्त लायबिलिटी चुकाने के। तो कोई जैसे सपोज इनकेस 3 मेंबर हैं, एक ने कहा कि मैं 10 लाख, दूसरे ने कहा 15 लाख, तीसरे ने कहा 30 लाख। तो उस वक्त ये लिखा जाता है, उस वक्त ये गारंटी के रूप में अमाउंट लिखा जाता है मेंबर्स के नाम के साथ कि भाई कल को अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो जाए कंपनी के साथ, तो जो फर्स्ट मेंबर है वो 10 लाख रुपए देगा, गारंटी है, दूसरा जो है वो 15 और तीसरा जो है वो 30 देगा। तो ये MOA के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखेंगे तीसरा पॉइंट, लिमिटेड बाय शेयर्स। चलो, वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स is limited up to the amount of unpaid portion of shares। ठीक है, अनपेड पोर्शन ऑफ शेयर्स जो है, जो अभी तक चुकाया हुआ नहीं है, वहां तक की वो लायबिलिटी होती है। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके की कंपनी आती है। एक आती है पब्लिक कंपनी
और एक आती है प्राइवेट कंपनी। जो कि क्वेश्चन में, एग्जाम्स में इनका डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है लकीली। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो चलो आओ इसके एक डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। हालांकि आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा भी होगा। एक जगह लिखिए प्राइवेट कंपनी और एक जगह लिखिए पब्लिक कंपनी और यहां लिखिए बेसिस। ठीक है जी। तो बेसिस नंबर 1, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो पहला है कि कितने मेंबर्स प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में होते हैं। तो लिखेंगे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। ये बच्चों बदल गया है, मैक्सिमम 200 होने चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं पहले की, तो पहले जो था वो कुछ और था, अब है 200। तो ध्यान रखना, वैसे तो ये बुक में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि ये मैक्सिमम जो है प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 मेंबर्स होने चाहिए। अब हम बात करें तो पब्लिक की, पब्लिक में मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा बेसिस में लिखिए ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा भी है, प्राइवेट कंपनी के अंदर आर्टिकल यानी कि AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, जहां पर हम बनाते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्ट होता है कंपनी को, मतलब शेयर्स को ट्रांसफर करने का, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जबकि पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज यूजुअली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी होती है, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर। ठीक है जी। प्रोस्पेक्टस, अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी की, तो प्रोस्पेक्टस जो है नीड नॉट, जरूरी नहीं होता इशू करने के लिए। जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर मस्ट होता है, मस्ट बी इशूड। ठीक है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अगर मैं बात करूं इसमें, इट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डायरेक्टर but not more than 15। नहीं, यहां पर प्राइवेट में एटलीस्ट 2 होते हैं और 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर मैं बात करूं पब्लिक की, तो इट मस्ट हैव एट लीस्ट 3 डायरेक्टर्स एंड
एंड नहीं, बट नॉट मोर देन 15। दोनों में ही, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं हो सकते, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 प्राइवेट में और पब्लिक में कम से कम 3 डायरेक्टर होने ही चाहिए। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं नेम की, तो प्राइवेट कंपनी में जो वर्ड यूज होता है वो प्राइवेट लिमिटेड होता ही होता है। पूरा लिखना आपने, प्राइवेट लिमिटेड पूरा लिखना है आपने। और जबकि लिमिटेड, जब पब्लिक लिमिटेड होती है तो द वर्ड जो यूज होता है वो लिमिटेड होता है। प्राइवेट में प्राइवेट लिमिटेड और जबकि पब्लिक में सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 डिस्टिंग्विश थे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के। ठीक है बच्चों, आगे और अब हम कुछ जो इशू ऑफ शेयर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। इशू ऑफ शेयर्स के बारे में, इसके बारे में बच्चों अब ना ध्यान से समझना। हालांकि अभी हमने थ्योरी करी, कुछ फीचर्स पढ़े, डिफरेंस बिटवीन पढ़े, काइंड्स ऑफ कंपनीज पढ़ी। अब हमको इशू ऑफ शेयर्स पढ़ना है। हम शेयर्स इशू क्यों करते हैं? अगर मैं बात करूं शेयर्स की, तो ये एक तरीके से मालिकाना अधिकार होता है जो लोगों को दिया जाता है। ठीक है, मतलब ओनरशिप राइट्स होते हैं जो दिए जाते हैं। क्यों देती हैं, कैसे देती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी है बच्चों। अब कंपनी में कुछ मेंबर्स भी होते ही हैं, जैसे कि हमने बात करी है। तो कोई 1 करोड़ लेकर आया, कोई 3 करोड़ लेकर आया, कोई 4 करोड़ लेकर आया। भाई हर एक किसी की अपनी अपनी एक लिमिटेशंस होती है लाने के लिए या कहीं पैसा लगाने के लिए। अब कंपनी स्टार्ट करी 8 करोड़ से, तो मेंबर्स का पेट नहीं भरा। वो कहते नहीं, इनफ नहीं है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, हमें बहुत सारी कंपनियां खोलनी है, हर स्टेट में हमें कंपनियां खोलनी है, हमको अपना नाम कमाना है और बहुत बड़ा काम करना है। अब एक मेंबर आता है, वो कहता है भाई ठीक है तुम्हारी बात तो, कि भाई हमें काम बढ़ाना है, हमें स्टेट टू स्टेट बहुत सारी कंपनियां खोलनी है, बहुत सारा काम बढ़ाना है, लेकिन पैसा कहां से आएगा? अब लोन लेते हैं, तो आप भी समझदार हैं कि लोन भी लिमिटेड ही मिलता है। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ मिलेगा। तो इस केस में होता क्या है? और फिर लोन लेने पर क्या होता है? लोन लेने पर हमें रीपेमेंट देनी करती है, यानी कि हमें पेमेंट देनी पड़ती है, वो तो जरूरी होता है। तो अब इस केस में क्या हुआ? शेयर्स निकाल लिए। मतलब एक ने दिमाग लगाया कि भाई हम ऐसा करते हैं, हमारे देश के अंदर 135-140 करोड़ के करीब जनसंख्या है, तो हम इन लोगों से पैसा मांगते हैं और उनको मालिकाना अधिकार देते हैं, ताकि वो भी खुश हो और हम भी खुश, हमें भी पैसा मिल जाए और उनको भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। यानी कि अगर हम बात करें सिंपल अक्षरों में, लालच देते हैं। अब सपोज इन केस ऐसे कई हजारों लोग जुड़ गए, कई हजारों लोग जुड़ गए। अब कंपनी को सपोज इन केस लेना है 100 करोड़। अब 100 करोड़ एक, कम से कम ध्यान रखना, रूल के मुताबिक एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए मिनिमम रखी ही जाती है। 100 करोड़ लेना है तो एक शेयर की कीमत 10 रुपए हो गई। विच मीन जब शेयर्स इशू करेंगे तो कितने करेंगे? 10 करोड़।
भाई 10 करोड़ इंटू 10 तो 100 करोड़ होता है। तो 10 करोड़ शेयर्स इशू करे, किसी ने 1000 लिए, किसी ने 2000 लिए, किसी ने 5000 लिए, किसी ने 600 लिए, किसी ने 800 लिए, सबने अलग अलग ले लिए। और ऐसे ही कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी के पास पैसा आ गया। अब कंपनी के पास जो पैसा आया, उस केस में कंपनी वालों ने बोला कि भाई हम, जैसे सपोज इन केस एक व्यक्ति है, इसने 10,000 शेयर्स इस कंपनी के ले लिए। अब भाई कायदे से देखा जाए तो 1% तो ले लिया, 1% भी नहीं हुआ बल्कि 0.10% हुआ, वो ले लिया। तो इसको कंपनी का 0.10 प्रॉफिट मिलेगा परसेंटेज में। तो कंपनी कहती है आप हमसे शेयर्स लो और मालिकाना अधिकार लो, और जैसे जैसे प्रॉफिट होगा आप उसके हिसाब से परसेंटेज वाइज हमसे पैसा लेते रहो। और एक छोटा सा और लालच दे दिया कि हर साल एवरी ईयर हम आपको डिविडेंड भी पे करेंगे, जो कि प्रॉफिट से थोड़ा अलग होगा। अब भाई लोग कहते हैं कि हमें बैठा बिठाया पैसा मिल रहा है तो हम दे देते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है और पैसा रोटेट होता रहता है। तो जो ये सिलसिला चलता रहता है, पैसा रोटेट होता रहता है, इसको हम बोलते हैं, या हम ये कंडीशन जो होती है वो होती है इशू ऑफ शेयर्स की। ठीक है, तो शेयर्स जो है वो लोगों के पास पहुंच गए, यानी कि शेयर्स में यहां पर क्या हुआ, मालिकाना अधिकार, राइट्स ऑफ ओनरशिप जो है लोगों के पास पहुंच गए। ठीक है बच्चों, यहां तक ऑल क्लियर। अब भाई कंपनी क्या करती है, कुछ रूल्स होते हैं शेयर, यानी कि जो आप शेयर्स जो है कंपनी के द्वारा इशू करे जाते हैं तो मंगवाने के कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज इन केस एक, जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम 10 रुपए की एक शेयर की वैल्यू होती ही होती है। 1 शेयर इज इक्वल टू 10 रुपीज होती है मिनिमम। अब ये 10 रुपए मंगाने हैं। अब जैसे किसी ने 10,000 लिए, जैसे कि एग्जांपल है 10,000 शेयर्स लिए इसने, और एक शेयर की कीमत सपोज इन केस क्या, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, यानी कि इसने 1 लाख रुपए लगा दिए इस कंपनी के ऊपर। इस मेंबर ने, एक कोई पर्टिकुलर एक मेंबर है, 10,000 शेयर्स है और 10 रुपए ईच है, तो 1 लाख रुपए अपने लगा दिए। अब कंपनी मंगाएगी कैसे, तो यहां पर ये समझने वाली बात है। कंपनी टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती है, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ठीक है जी। अब ये 4 इंस्टॉलमेंट बांध देती है इस 10 रुपए को लेकर, जैसे कि एप्लीकेशन के वक्त 4 रुपए, अलॉटमेंट के वक्त 3 रुपए, फर्स्ट कॉल के वक्त 2 रुपए, सेकंड कॉल के वक्त 1 रुपया। ठीक है जी, यानी कि ये 10,000 रुपए नहीं, 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स इन टुकड़ों में देगा, यानी कि 10,000 इंटू 4 यानी कि 40,000 तो देगा एप्लीकेशन के वक्त, अलॉटमेंट के वक्त 30,000 रुपए, फर्स्ट कॉल के वक्त 20,000 और सेकंड कॉल के वक्त 10,000 रुपीज देगा कंपनी को। तो ये 4 किस्तों में कंपनी के पास 1 लाख रुपए पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई। अब ये जो एप्लीकेशन जो होती है, अगर मैं आपसे बोलूं तो ये एडवांस होता है एक तरीके से। जैसे कि इस कंपनी ने शेयर्स इशू करे कोई पर्टिकुलर डेज 10 तारीख को, ठीक है, 10 तारीख को करने हैं, तो कंपनी कहती है हमारे को 8 तारीख को पैसा दे दो, जिसने खरीदना है 8 तारीख को पैसा दे दो, ताकि हम 10 तारीख को लॉन्च कर दें। ठीक है, तो 8 तारीख को जो पैसा कंपनी के पास पहुंच गया, दिस इज नोन एज एप्लीकेशन मनी, कि अप्लाई करते समय हमने पैसा कंपनी को दे दिया।
ठीक है। अब इसमें बहुत सारी बातें भी आती हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, एट पार, ये हम बात की बातें हैं, ये बाद में समझेंगे। तो अभी एप्लीकेशन में मंगाया 10,000 जो शेयर थे, तो 10,000 इंटू 4 तो 40,000 रुपये एप्लीकेशन के वक्त दे दिया, और 30,000 रुपये अलॉटमेंट के वक्त मंगा लिया, और 20,000 रुपये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के वक्त 10,000। तो इस तरीके से 1 लाख कंप्लीट होता है कंपनी के पास इस पर्टिकुलर मेंबर का। ऐसे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो सबके पास ही जो ये 4 3 2 1 जो है ये सबके लिए सेम रहेगा। हाँ, ये शेयर्स जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि तो डिपेंड करता है ना कि किस पर्टिकुलर बंदे ने कितना कितना लिया है, किसके पास कितना पैसा है। तो वो जिसके पास जितनी लिमिटेशंस होती है, जितनी कैपेबिलिटी होती है पैसा लगाने की, उसके हिसाब से वो शेयर खरीद लेता है। ठीक है जी। अब कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है, तो सबसे पहले वो रूल्स लिखिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल हैं, जो एमसीक्यू की फॉर्म में भी कभी कभार पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान रखना। तो एप्लीकेशन के वक्त कम से कम एटलीस्ट 20% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, मतलब जो एप्लीकेशन के वक्त पैसा मंगाया जाएगा कंपनी के द्वारा मेंबरों से या शेयर होल्डर्स जो अब जुड़े हैं, उनसे कम 25% मंगाया जाएगा। 25% से कम नहीं मंगा सकते। सपोज इनके ये 10 रुपए का एक है, 10 रुपए का 25% होता है 2.5 रुपए। तो 2.5 रुपए तो कम से कम मंगाना, ज्यादा भले मंगा लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2.5 रुपए तो मंगाएंगी। तो पहला रूल हो गया ये। और किसी भी इंस्टॉलमेंट के बीच में मिनिमम 1 मंथ का गैप होना मैंडेटरी है। यहां पर सेबी ने ये रूल स्पष्ट तरीके से बताया हुआ है। ऐसा ना हो ना कि 10 तारीख को तो क्लियर हो गया, फिर 11 तारीख को फोन कर दो, 12 को कर दो, 13 को कर दो। ऐसा नहीं होता। 1 महीने का गैप होता है सब इंस्टॉलमेंट के बीच में। यानी कि एप्लीकेशन जब हमने करी तो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के बीच का 1 महीने का कम से कम गैप होना चाहिए। ज्यादा भले ही हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं हो सकता। और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में भी 1 महीने का कम से कम, उसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड कॉल के बीच में भी कम से कम 1 महीने का गैप होता है। अब जो ये कॉल डिसाइड की होती है, जैसे कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो मस्ट है हर एक केस में, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो मस्ट है हर एक केस में। फर्स्ट कॉल भी मस्ट ही होती है। मस्ट क्या मतलब कि कंडीशन ऐसी बन जाती है कि ये 3 कॉल तो बनती है। सेकंड कॉल बहुत कम कंडीशंस होती हैं, और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि थर्ड कॉल भी मंगा ले। लेकिन आजकल के एटमॉस्फेयर या आजकल की कंपनी को देखकर या लोगों के पास पैसा देखकर यहां तक भी बात नहीं पहुंचती है, फर्स्ट कॉल तक भी। एप्लीकेशन देन अलॉटमेंट खत्म, कोई इतना सब्र नहीं करता। तो ये कुछ बातें थी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से पैसा मंगाया जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इशू ऑफ शेयर्स की। इसके आगे जर्नल एंट्री है 8। वो जर्नल एंट्री जो 8 है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उस जर्नल एंट्री के बिहाफ से। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए ये सारी बातें जो मैंने आपको आज समझाई हैं, इस पे कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो मुझसे आप 100% पूछिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट रहे और इसमें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये जो बुक है 3 चैप्टरों की है बस, जिसमें से कि जो ये चैप्टर है यही सबसे बड़ा लेंथी और सबसे ज़्यादा मार्क्स का हैगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस चैप्टर की, वेटेज है सॉरी। तो ज़्यादा वेटेज है, तो हमको इस चैप्टर को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ख़राब नहीं करना। ठीक है बच्चों।